बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? गुड। अच्छा बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये हम डिस्कस कर रहे थे, प्रीवियस लेक्चर में भी हमने इसको डिस्कस किया। और दो जो रिन्यूएबल रिसोर्स थे उसको हम उनको हमने डिस्कस किया था। वन इज़ एयर और सेकंड वन इज़ वाटर। इस लेक्चर में हम बेटा नेक्स्ट डिस्कस करेंगे रिन्यूएबल रिसोर्स लैंड, सॉइल। अगर हम लैंड को डिफाइन करें तो या सॉइल को, तो इसकी डेफिनेशन है बेटा, द अपर लेयर ऑफ अर्थ्स क्रस्ट इज़ नोन एज सॉइल। ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है एग्जामिनर। शॉर्ट क्वेश्चन कुछ ऐसे होगा कि व्हाट इज़ सॉइल, गिव इट्स कंपोजिशन या कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो आपने दोनों क्वेश्चन में यही लिखना है, चाहे वो कंपोजिशन पूछे सॉइल की या उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पूछे। तो आपने पहले डिफाइन करना है, ये उसकी डेफिनेशन होगी बेटा, द अपर लेयर ऑफ अर्थ्स क्रस्ट इज़ नोन एज सॉइल। अब उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं उसकी कंपोजिशन या कॉन्स्टिट्यूएंट्स की तरफ। सॉइल में कौन कौन सी चीज़ें आपको मिलती हैं। सॉइल कंसिस्ट ऑफ, आपने आंसर भी ऐसे ही करना है बेटा, एक लाइन में ऊपर आपने डिफाइन करना है उसको, फिर नीचे सेकंड हेडिंग देनी है और उसमें उसकी जो कंपोजिशन है वो मेंशन करनी है। समझ आ रही है? ओके, गुड। देखिए बेटा, कंपोजिशन में कंपोजिशन में पहले नंबर पे है सॉइल पार्टिकल। सॉइल के अंदर जो डिफरेंट पार्टिकल हैं वो। फिर सॉइल वाटर दूसरे नंबर पे। फिर सॉइल एयर। इसके अलावा सॉइल में बेटा देखें चौथे नंबर पे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर है और स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि सॉइल में एग्जिस्ट करते हैं। ये उसके मेजर कंपोनेंट कह लें या सॉइल की कंपोजिशन कह लें, ये हो गई। उसके बाद सॉइल से रिलेटेड जो नेक्स्ट है बेटा वो है यूजेस ऑफ सॉइल, कि सॉइल जो है कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है या उससे हम कौन सा बेनिफिट ले रहे हैं। तो उसमें देखें, इट गिव सपोर्ट टू द मैनी लैंड प्लांट्स। जितने भी लैंड प्लांट हैं उनको फिक्स करने के लिए, सॉइल के अंदर अनकर्ड करने के लिए, और उनकी रूट्स जो हैं वो मजबूती से सॉइल के अंदर फिक्स रहें वो, और वो प्लांट जो हैं वो स्टैंड रहें। तो उसके लिए सॉइल सारी सपोर्ट प्रोवाइड करती है। दूसरे नंबर पे है बेटा सॉइल प्रोवाइड द वाटर, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट। अब प्लांट के लिए जो मेन सोर्स है न्यूट्रिएंट्स का, वाटर का, और डिफरेंट जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो सॉइल से ही लेते हैं। उसके बाद बेटा नेक्स्ट है कि जी सॉइल और लैंड का वो वाला एरिया जो अंडर कल्टीवेटेड है। अगर हम देखें, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं परसेंटेज के लिहाज से प्रीवियस लेक्चर में कि जी टोटल लैंड एरिया जो है उसका 70% वाटर है और 30% अर्थ। टोटल लैंड एरिया जो है, यहाँ भी वही देखें रिपीट हुआ है, 30% एरिया ऑफ अर्थ इज़ लैंड। ये आपसे एमसीक्यू भी पूछ सकता है एग्जामिनर। और इससे भी अहम एमसीक्यू जो है वो ये है कि जी कितने परसेंट लैंड का जो एरिया है वो अंडर कल्टीवेटेड है या अंडर कल्टीवेशन है। तो ये 11% एरिया ऑफ लैंड इज़ अंडर कल्टीवेशन। ये बहुत अहम एमसीक्यू है और ये रिपीट होता है, आपने इसको याद रखना है। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में कुछ एमसीक्यू सेलेक्ट किए थे, वो भी आपको इंशाल्लाह याद होंगे। नेक्स्ट देखें बेटा सॉइल कंडीशन। सॉइल कंडीशन से रिलेटेड ये कुछ दो तीन अहम बातें हैं। पहली बात देखें, मैनी एक्टिविटीज़ ऑफ द मैन हैज़ ग्रेटली अफेक्टेड द सॉइल। सॉइल की कंडीशन को जो है ना वो डिस्टर्ब कर रही है ह्यूमन एक्टिविटी, और उसमें पहली एक्टिविटी जो है वो इसकी ओवर पॉपुलेशन के रिजल्ट में ओवर क्रॉपिंग है। ओवर क्रॉप या ओवर क्रॉप कल्टिवेशन। सॉइल इज़ कंटिन्यूसली डिप्लीटिंग इट्स मिनरल। बार बार उसी सॉइल में जब क्रॉप रिपीट करेंगे, सेम तरह के प्लांट रिपीट करेंगे, तो सॉइल के अंदर जितने भी उन प्लांट से रिलेटेड मिनरल्स हैं वो उठा लेंगे। अब सॉइल में मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी और सॉइल जो है मज़ीद उस तरह के प्लांट को उतनी तेज़ी से सपोर्ट नहीं करेगी जितना कि शुरू में वो कर रही थी। और इसको हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं, डिफरेंट प्रोसेस हैं। रोटेशन करवाएं प्लांट्स की,
डिफरेंट वैरायटीज़ जो हैं वो सॉइल में जो है ना वो क्रॉप करवाएं, ताकि प्लांट जो हैं वो सॉइल के अंदर जो डिफरेंट मिनरल्स हैं उनकी रिसाइकलिंग करवाएं। फिर उसके बाद है बेटा इरोजन, अपर लेयर जो है सॉइल की, जब वो किसी भी फैक्टर की वजह से वो फ्लडिंग है और रेन वाटर है या एयर है उसकी वजह से रिमूव हो जाती है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर होता है, वो रिमूव हो जाता है। ओवर ग्रेजिंग, बार बार एक ही जगह पे एनिमल्स का जाना ग्रेजिंग के लिए, ये भी सॉइल कंडीशन को इफ़ेक्ट करता है। और उससे जो बड़ा फैक्टर है जो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है ज़री लैंड को, वो है पुअर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। कि जी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस नहीं है, फार्मर जो है वो एजुकेट नहीं है कि किस तरह फार्मिंग करनी है, रिसाइकलिंग के लिए कौन कौन सी चीज़ें नेसेसरी हैं, वो नहीं है यहाँ पर, वो प्रॉपर एजुकेशन नहीं है। फिर लीचिंग है, अर्बनाइजेशन है, और ये जो फैक्टर हैं ये मुसलसल लैंड कंडीशन को चेंज कर रहे हैं। कंडीशन मीन उसकी जो कंपोजिशन थी पहले कुछ और थी, अब कुछ और है, वो कंटिन्यूसली उसकी कंडीशन जो है वो चेंज हो रही है। और इसके पीछे सबसे बड़ा फैक्टर ह्यूमन पॉपुलेशन है। जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई, ये सारे फैक्टर उसी इंक्रीज पॉपुलेशन की वजह से हैं। फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हम कि जी सॉइल जो है वो कैसे पॉल्यूट हुई, उसको पॉल्यूट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं, वो देखें आपके सामने। ये बेटा आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे, समझ आ रही है? गुड। इंसेक्टिसाइड पहला फैक्टर, पॉल्यूटेंट कह लें आप उसको, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र, ये तीन बेसिक पॉल्यूटेंट हैं सॉइल के। अब फार्मर रैपिड प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन इंक्रीज़ करवाने के लिए सॉइल की फर्टिलिटी को एनहांस करता है फर्टिलाइज़र के ज़रिए। अब वो सारे फर्टिलाइज़र जो हैं वो प्लांट अब्जॉर्ब नहीं करते, डेफिनेटली वो केमिकल्स हैं और वो सॉइल को डिस्टर्ब करते हैं। अब फार्मर जो हैं वो पेस्ट से जान छुड़ाने के लिए और इंसेक्ट से केमिकल्स का यूज़ करते हैं, स्प्रे करते हैं। वो स्प्रे जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सॉइल के ऊपर जाके स्टैंड होती है और वो सॉइल उसको अब्जॉर्ब करती है, जिसकी वजह से वो केमिकल जो है सॉइल की कंपोजिशन को डिस्टर्ब करते हैं। ये तीन मेजर जो हैं बेटा वो पॉल्यूटेंट हैं, मेजर कंट्रीब्यूटर हैं सॉइल पोल्यूट करने में। अब जो नेक्स्ट प्रिकॉशन है बेटा वो क्या है, फॉर कंजर्वेशन ऑफ द सॉइल देयर मस्ट बी प्रॉपर अवेयरनेस टू द फार्मर एंड द जनरल पब्लिक। जितनी भी पब्लिक है या फार्मर्स हैं उनको अवेयरनेस दी जाए मीडिया के ज़रिए, डिफरेंट सेमिनार्स के ज़रिए कि जी ये ऐसे ऐसे ये तरीके हैं, ऐसे सॉइल को यूटिलाइज करें, इन चीज़ों से पोल्यूशन हो रही है, ये चीज़ यूज़ ना करें। तो इस तरह जो है हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं, जो कि नहीं कर रहे हैं, हम कंटिन्यूसली सॉइल को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप अपनी सराउंडिंग में भी देखते हैं, हम अपना डोमेस्टिक वेस्ट जितना भी है और साथ में छोटी बहुत जो इंडस्ट्री है हमारे सराउंडिंग में, वो भी अपना सारे का सारा वेस्ट जो है वो डायरेक्ट सॉइल में इंजेक्ट कर रही है, जिसकी वजह से सॉइल की कंपोजिशन जो है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। ठीक हो गया बेटा, समझ आ रही है? गुड। नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा हमारा जो दूसरा रिन्यूएबल रिसोर्स है, जो कि पहले रिन्यूएबल था अब नॉन रिन्यूएबल शिफ्ट हो गया। ये भी ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से नॉन रिन्यूएबल हो गया है। वाइल्ड लाइफ, ये देखें, एट फर्स्ट रिन्यूएबल एंड नाउ नॉन रिन्यूएबल। एट फर्स्ट रिन्यूएबल क्यों था? उस वक्त क्योंकि पॉपुलेशन ह्यूमन की बहुत कम थी और हंटिंग रेट कम था, वाइल्ड लाइफ जल्दी से रिसाइकल हो जाती, क्वांटिटी दोबारा रिस्टोर हो जाती थी। लेकिन ओवर पॉपुलेशन की वजह से जब हंटिंग रेट बढ़ गया, वो हंटिंग रेट इतना बढ़ गया कि जी वो रिसाइकल होने में, दोबारा रिस्टोर होने में प्रॉब्लम हुआ और एनिमल्स की जो क्वांटिटी है वो डिक्रीज़ होना, वाइल्ड लाइफ चाहे वो प्लांट है या एनिमल है, दोनों डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो गया और वो ग्रेजुअली शिफ्ट हो गया टूवर्ड्स नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। अगर हम वाइल्ड लाइफ को डिफ़ाइन करें तो ये आपके सामने बेटा आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। इट इज़ रेफर टू ऑल नॉन कल्टिवेटेड प्लांट एंड नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। अब नॉन कल्टिवेटेड की अगर हम बात करें तो ये वो वाले प्लांट हैं जो आप
प्लांट नहीं करते, अपने हाथ से नहीं लगाते, जो नेचुरली तौर पर साल के अंदर ग्रो करते हैं उनको बोलते हैं नॉन कल्टीवेट। कल्टीवेशन से नॉन कल्टीवेटेड, अगर आप कल्टीवेट करें तो आप हाथ से लगा रहे होते हैं वही प्लांट, और नॉन कल्टीवेशन में नेचुरल है, खुद ब खुद, वाइल्डली। और नॉन डोमेस्टिकेटेड ये वो वाले प्लांट हैं बेटा, एनिमल हैं जो डोमेस्टिक यूज़ जिनका नहीं है, जिनको हम ब्रीड नहीं करते अपने बेनिफिट्स के लिए, वो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं फॉरेस्ट और बाकी सराउंडिंग में, उनको बोलते हैं नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल। समझ आ रही है? गुड। नेक्स्ट देखिए बेटा, अब हम देखते हैं कि जी वाइल्ड लाइफ की वैल्यू क्या है हमारे लिए। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ले रहे हैं। डिफरेंट पर्पस के लिए वाइल्ड लाइफ यूज़ हो रही है, उसमें स्पेसिफिकली गेम है। गेम एनिमल्स एंड प्लांट्स हैव बीन मेजर सोर्स ऑफ द फूड फॉर ह्यूमन। नेक्स्ट है बेटा, इट प्ले मेजर रोल इन द फूड चेन। और उसके बाद है बेटा, फूड चेन मे बी डिस्टर्ब ड्यू टू इम्बैलेंस इन द वाइल्ड लाइफ। ये भी एक वैल्यू है कि वाइल्ड लाइफ अगर डिस्टर्ब होती है तो उसके ऊपर जो भी डिपेंड कर रहे हैं एनिमल, एक चेन सी बनी हुई है, फूड ट्रांसफ़र हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, मूव कर रही है एक लेवल से नेक्स्ट लेवल में, तो वो लेवल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। नेक्स्ट वे देखें बेटा, वाइल्ड लाइफ जो कि रिन्यूएबल रिसोर्स था अब नॉन रिन्यूएबल हो चुका है, उसका सेकंड जो फैक्टर है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, ह्यूमन इफ़ेक्ट ऑन द वाइल्ड लाइफ, के इंसान का वाइल्ड लाइफ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट है। जिस तरह इंसान की वजह से वो जो रिन्यूएबल है वो नॉन रिन्यूएबल में शिफ्ट हो गया, वो कौन से फैक्टर हैं, वो कौन सी चीज़ है, वो हम देखते हैं। समझ आ रही है बेटा? ओके, गुड। देखें जी, इंसान के जो इफ़ेक्ट है उसमें पहला देखिए, मैन हैज़ डिस्टर्बिंग द बैलेंस ऑफ द वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ का बैलेंस जो कि उसकी क्वांटिटी से रिलेटेड था, वो मुसलसल ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से डिस्टर्ब हो रहा है। कौन सी एक्टिविटी? हंटिंग। मीन ह्यूमन की जितनी रिक्वायर है उससे डबल एनिमल को किल किया जा रहा है। एनिमल जो है वो मुसलसल जो है ना ह्यूमन की वजह से ज़रूरत से ज़्यादा मारे जा रहे हैं। मीन एक ग्रो है ह्यूमन का और उनकी नीड है 5 एनिमल्स, तो उनके पास जो है वो 10 या 15 को किल कर देंगे, है में खाम खाई, कोई नीड नहीं है, तो इसको बोलते हैं ओवर हंटिंग। फिर उसके बाद इस ओवर हंटिंग की वजह से एंडेंजर स्पीशीज़ इज़ रिजल्ट फॉर ओवर हंटिंग। ओवर हंटिंग की वजह से वो जो स्पीशी हैं वो एंडेंजर हो गई हैं और कुछ एक्सटिंक्ट हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं बिल्कुल, अब वो लिविंग कंडीशन में नहीं है। लेट सपोज आप हंटिंग पे जा रहे हैं और आपके सामने एक एनिमल है और वो उसके लास्ट पेयर है, या वो लास्ट मेल है या लास्ट फीमेल है, आप उसको हंट कर देते हैं, तो वो आगे उनकी जो पॉपुलेशन है वो कंटिन्यू नहीं हो सकती, वो स्पीशी वहीं स्टॉप हो गई। तो ऐसी स्पीशी जो आपको लिविंग कंडीशन में आगे नहीं मिलती वो एक्सटिंक्ट कहलाती है। और ऐसी जो बहुत कम रह गई हो, रेयर, बहुत ही कम, उसको बोलते हैं बेटा एंडेंजर स्पीशी। और ओवर हंटिंग जो है ये मेजर फैक्टर है टूवर्ड्स द एंडेंजर फार्मिंग। नेक्स्ट है बेटा, एक्सटिंक्ट स्पीशीज आर आल्सो रिजल्ट ऑफ द अनकंट्रोल हंटिंग। ये पहले हम कह चुके हैं। 1000 ऑफ स्पीशीज आर एंडेंजर्ड इन दिस वर्ल्ड। इस तरह 1000 स्पीशीज़ हैं जो मुसलसल एंडेंजर हैं इस यूनिवर्स में। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जी जो वाइल्ड लाइफ है हम उसको किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ह्यूमन गो के अपनी एक्टिविटी की वजह से उसको डिस्टर्ब कर रहा है, तो डेफिनेटली कोई दूसरा सोर्स भी होगा, कोई और फैक्टर भी होंगे जिसकी वजह से हम इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उनमें ये 2-3 फैक्टर डिस्कस किए गए हैं, इसको देखें बेटा। पहला है, समझ आ रही है? आवाज़ भी समझ आ रही है? गुड। वाइल्ड लाइफ इज़ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, सो इट मस्ट बी कंजर्व्ड। उसको सेव करना चाहिए। अब ये नॉन रिन्यूएबल हो चुका है, अगर हम इसको सेव करते हैं तो ये दोबारा रिन्यूएबल हो सकता है। और वो रेयर स्पीशीज़ जो हैं जो बहुत ही कम हैं, एंडेंजर होने के करीब हैं, उनको अलहदा से ब्रीड करवाया जाए, जू डेवलप किए जाएँ ताकि उनकी ब्रीडिंग हो, उनकी क्वांटिटी इंक्रीज़ हो, उनको दोबारा फिर नेचुरल लाइफ में जो ना वो शिफ्ट किया जाए, उनकी ब्रीडिंग करवा के। फिर उसके बाद फ़िशिंग है, उसको कंट्रोल किया जाए,
और स्पेसिफिकली एक्वाटिक लाइफ जो है वो भी ऐसे मतलब जो है ना उसको भी आप ओवर हंटिंग कह सकते हैं। जो फ़िशिंग है ज़रूरत से ज़्यादा मीन सीज़न का नहीं ख्याल रखा जाता कि जी ब्रीडिंग सीज़न है, फ़िश ने एग ले करना है, वो इस तरह का कोई भी प्रोटेक्टिव या प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं है कि जी अब जो है ना हंटिंग को स्टॉप किया जाए, तो जब नेक्स्ट ऑफ स्प्रिंग होंगे फिर इसको परमिशन, तो नहीं, इस तरह कोई नहीं है, इसका ख्याल नहीं रखते। और वो जो फ़िश है जिसने एग ले करने होते हैं नेक्स्ट ऑफ स्प्रिंग को कंटिन्यू करना होता है, वो हंट हो जाती है। वाइल्ड लाइफ में भी jeopardized if man has effect of the changing environment continues। अगर इंसान ने मुसलसल ऐसे रखा अपना बिहेव हंटिंग वाला, तो दूर नहीं है कि जी वाइल्ड लाइफ भी jeopardize का मतलब भी बेटा एंडेंजर है, एंडेंजर हो जाएंगी। वाइल्ड लाइफ जितनी भी है वो एंडेंजर भी ख़त्म होने के करीब हो जाएगी, और ये सारे का सारा किसकी तरफ जा रहा है? टूवर्ड्स मैन। ह्यूमन जो है वो इसको मुसलसल वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है। ओके बेटा, ये दो रिन्यूएबल रिसोर्स हमने डिस्कस करने थे आज के लेक्चर में, और अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गया। आप लोगों को समझ आ गया ना? गुड। आपने ये याद भी रखना है, और जो मैंने आपको एमसीक्यू वगैरह बताए हैं वो भी याद रखना है। कल इंशाल्लाह जो है मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।